ओके, हाय गाइस, सेकंड लेक्चर चालू कर रहे हैं आप लोग का बीओपी का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने लास्ट क्लास में चालू किया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमने कई सारी बातें देख ली थी। उसमें स्पेशली बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है वो हमने देख लिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता कैसे है वो भी हमने देख लिया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, ठीक है, ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारी कंट्री के लोगों का दूसरी कंट्री के लोगों से जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज आएगी, उसको कहते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बेसिकली तो दो हिस्सों में डिवाइडेड था, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस अपन ने देखा, चार तरीके की ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले आता है एक तो इसमें गुड्स का, दैट इज मर्चेंडाइज, ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरा आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और चौथी होती है इनकम्स। ये चार चीजें अपन ने देखी। फिर उसी तरीके से अपन ने तीन चीजें और देखी थी कहां पे, करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर, जिसमें सबसे पहला आता है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर हमने देखा लेंडिंग्स एंड बोरोइंग्स, और तीसरा हमने देखा, ठीक है, चेंजेस इन ऑफिशियल रिजर्व्स। चेंजेस इन ऑफिशियल रिजर्व्स इसका मतलब है आरबीआई के जो रिजर्व्स होते हैं उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं आज ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी के बारे में, या ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ बीओपी। देखो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो चाहे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो चाहे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो, अगर तुमने वो ट्रांजैक्शन इसीलिए किया है ताकि तुम्हें फायदा हो सके, ताकि तुम्हें फायदा हो सके। बोलने का मतलब यह है कि अगर मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन किया सिर्फ अपने प्रॉफिट को सोचते हुए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सोचते हुए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बीओपी से क्या लेना देना है, अगर मैं खुद के हिसाब से सोच के ट्रांजैक्शन करता हूं, खुद के बेनिफिट का सोच के ट्रांजैक्शन करता हूं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑटोनॉमस आइटम इन बीओपी। क्या कहते हैं इसे, ऑटोनॉमस आइटम इन बीओपी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, देखो मेरी बात समझना। आपके सामने मैं इस पैनल पे पढ़ा रहा हूं, पूरी इंडिया में बहुत सारे लोग इस पैनल पे पढ़ाते हैं, ठीक है, पूरी इंडिया में बहुत सारे लोग, ठीक है, अलग अलग तरीके के फोन्स यूज करते हैं, स्पेशली लाइक वन प्लस की अगर बात करी जाए। इनमें से इनकी मैन्युफैक्चरिंग अब जाके इंडिया में चालू हुई है, और ये पैनल की तो मैन्युफैक्चरिंग अभी तक इंडिया में चालू हुई नहीं है, ये कंप्लीटली इंपोर्ट होता है। तो क्या इसको इंपोर्ट करने से पहले मैंने जिस कंपनी से खरीदा है उसने सोचा था इसको इंपोर्ट करने से पहले कि अरे यार बीओपी पे क्या असर आएगा इसका? नहीं सोचा था किसी ने भी, ठीक है। बीओपी पे इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है कोई भी नहीं सोचता है। जब कोई भी पर्सन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है, जब वो गुड्स को एक्सपोर्ट करता है या गुड्स को इंपोर्ट करता है, सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, सर्विसेज इंपोर्ट करता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रिसीव करता है, या फिर ठीक है वो इनकम रिसीव करता है, इनकम पे करता है, कोई लोन लेता है जिसका कोई लेना देना नहीं है बीओपी से, उन आइटम्स को कहा जाता है ऑटोनॉमस आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स मतलब इंडिपेंडेंट आइटम्स। ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंस, तो ऑटोनॉमस एक्चुअली इंडिपेंडेंस को शो करता है, तो तभी हम ऑटोनॉमस आइटम या इंडिपेंडेंट आइटम्स बोलते हैं इसे। ऑटोनॉमस आइटम्स को कहा जाता है अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस। क्या कहा जाता है, बोलो, अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस। दे आर इंडिपेंडेंट बीओपी इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, जिसका बीओपी के बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। They don't want to establish any BOP identity. क्या बोला मैंने? They don't want to establish any BOP identity. एक और बार बोलो, They don't want to establish any BOP identity. So it refers to those economic transactions which are done for some economic motive such as profit maximization. These transactions are independent of the state of country's BOP. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंट्री की बीओपी की पोजीशन क्या है। दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन ऑफ द कंट्री, कि फॉरेन एक्सचेंज कम है ज्यादा है कोई नहीं सोचता। These transactions take place on both current and capital account, जैसा कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने आपको क्या समझाया एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब ट्रेड करना, गुड्स बेचना खरीदना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है, इनकम्स, इन्वेस्टमेंट्स, इससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में हो सकते हैं। दीज आइटम्स आर कॉल्ड एज अबव द लाइन आइटम्स। डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस ऑफ ऑटोनॉमस आइटम्स। अब बीओपी में एट द एंड सरप्लस आएगा या बीओपी में एट द एंड डेफिसिट आएगा, बीओपी में नेगेटिव बैलेंस आएगा कि पॉजिटिव बैलेंस आएगा, वो एक्चुअली में डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑटोनॉमस आइटम्स के ऊपर।
जब हम ऑटोनॉमस आइटम्स का टोटल कर देते हैं ना आखिरी में, इसका जब टोटल कर देते हैं तो पता लगता है कि या तो सरप्लस बचा, पैसे बच गए, या फिर ज्यादा चले गए, या तो डॉलर्स बचे हैं या डॉलर्स गए। अगर डॉलर्स बच गए तो पॉजिटिव आइटम, नेगेटिव, और अगर डॉलर्स कम है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव बीओपी। तो पॉजिटिव बीओपी हो चाहे नेगेटिव बीओपी हो, एक्चुअली में होती किसकी वजह से है? ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से है। समझ आ गया? मतलब इनको ऑटोनॉमस आइटम को बीओपी का सोच के नहीं किया जाता कि बीओपी की बैलेंस के बारे में, बीओपी की आइडेंटिटी को सोच के किया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस है, बट एट द एंड यही है जो बीओपी को अफेक्ट करते हैं। इन्हीं की वजह से बीओपी में या तो सरप्लस आता है, डेफिसिट आता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए। 7 आइटम्स है टोटल, इन टोटल है ही 7 आइटम्स कैपिटल और करंट अकाउंट मिला के, जिसमें से ऑलमोस्ट 5-6 तो इसी के अंदर आ जाते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के बारे में। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बीओपी की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए किए जाते हैं। मतलब आपके किए गए काम की सफाई करना। आपने सरप्लस क्रिएट कर दिया तो सरकार उस सरप्लस को ले जाएगी ताकि बीओपी का बैलेंस 0 हो जाए, और अगर आपने डेफिसिट क्रिएट कर दिया तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार पैसे लेके आएगी, जिसको कहते हैं अपन, ठीक है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस वो डिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। डिपेंडेंट है ये अकोमोडेट करते हैं, हेल्प करते हैं कि जो बीओपी की आइडेंटिटी आपने यहां पे खराब करी है, सरप्लस या डेफिसिट लेके आए हो, उसको रीस्टैब्लिश करके बीओपी को 0 बनाना। अगर सरप्लस है तो सरप्लस ले जाएगा आरबीआई, और अगर डेफिसिट है तो आरबीआई उसको लाके देगा, और अगर और कम पड़ रहा है तो उधार ले लेगी सरकार। यानी कि यहां पे क्या आता है? यहां पे आता है या तो बोरोइंग्स लेना, या फिर, ठीक है, यहां पे आता है जो ऑफिशियल सेटलमेंट करती है गवर्नमेंट। मतलब जो डेफिशिएंसी आई उसके लिए आरबीआई अपने पैसे निकाल के मार्केट में दे देगी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज निकाल के मार्केट में दे देगी, या जो सरप्लस है वो फॉरेन एक्सचेंज सरकार ले जाएगी। तो these refers to those transactions which are undertaken to cover the deficit or surplus in BOP। क्या करने के लिए बोलो? डेफिसिट या सरप्लस को कवर करने के लिए ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। मतलब इन तुम्हारी वजह से जो सरप्लस हो गया है मैं उसको खत्म कर दूंगा, तुम्हारी वजह से जो डेफिसिट हो गया है मैं उसको खत्म कर दूंगा। उसके लिए जो ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं वो किसके क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। Hence their magnitude is determined by autonomous transaction। कितने होंगे accommodating डिपेंड करता है कितना है autonomous। तुम जितने हो हम उतना ही उल्टा होंगे, तुम जितने सरप्लस हो, ठीक है, हम उतना ही डेफिसिट होंगे, तुम जितने डेफिसिट हो हम उतना ही सरप्लस क्रिएट करेंगे ताकि तुम्हारा बैलेंस 0 हो जाए, कवर हो जाए। These transactions are related to establish BOP identity। These are compensating capital transaction। ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, सिर्फ कैपिटल होते हैं। ये तो दोनों हो सकते हैं, करंट भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट होता है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, आरबीआई करती है। विच आर अंडरटेकन टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया, या तो आपने उधारी ले ली क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं थे, ठीक है, डेफिशिएंसी आ रही है, ठीक है, सरकार ने या तो उधारी ले ली, या फिर आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा होता है उससे सेटलमेंट करना। तो या तो सरप्लस है तो आरबीआई ले जाएगी, और डेफिशिएंसी है तो आरबीआई पैसे दे देगी। चलिए अब इसके बाद एक टॉपिक आता है अपने पास, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। देखिए दो सिचुएशन हो सकती है, इक्विलिब्रियम इन बीओपी और डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन बीओपी तो इमेजिनरी सिचुएशन है, प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता कि आखिरी में बीओपी का बैलेंस 0 आ जाए। तो या तो सरप्लस होगा या डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी होगी तो आरबीआई पैसे लाके देगा, और सरप्लस होगा तो आरबीआई ले जाएगा। तो सरप्लस तो गलत नहीं है, सरप्लस इज गुड। हाँ, सरप्लस तब गलत है जब सरप्लस क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से? एक्सेसिव लोन लेने की वजह से। अब आरबीआई ने, बैंक ने, सरकार ने बहुत सारा फॉरेन से लोन ले लिया, तो सरकार ने लोन ले लिया तो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आ गया। फॉरेन एक्सचेंज आने की वजह से हमारे पास सरप्लस बीओपी है, तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि लोन बहुत आता है। अगर उसके अलावा अगर आप सरप्लस इन बीओपी आता है तो अच्छी बात है, बाकी अगर डेफिसिट है तो वो प्रॉब्लम है, और उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसका रीजन क्या है वो जानते हैं। तो इट इज अ स्टेट ऑफ ईदर सरप्लस बीओपी या डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट हो चाहे सरप्लस हो, दोनों को ही क्या कहेंगे? डिसइक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन बीओपी? इक्विलिब्रियम इन बीओपी मतलब 0, ना सरप्लस ना डेफिसिट, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। समझ आया? मतलब
कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस प्लस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू 0। इन सातों का टोटल आखिरी में क्या हो जाता है? 0। इसको कहते हैं क्या? इक्विलिब्रियम। अब ये सातों का टोटल 0 हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता है तो आरबीआई को एक्शन लेना पड़ता है, फिर सरकार के रिजर्व्स कम होते हैं, प्रॉब्लम ये होती है। तो इसमें देखो डिसइक्विलिब्रियम में अगर किसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम है? फेवरेबल या फिर सरप्लस की वजह से डिसइक्विलिब्रियम है, तो ये बोलता है सरप्लस इन बीओपी जनरली डज नॉट क्रिएट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। कब करता है? सिर्फ एक ही बात प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब सरप्लस किसकी वजह से आ रहा है? टू मच ऑफ या एक्सेसिव लोन की लेने की वजह से। हाउएवर द डेफिसिट कैन ऑफन क्रिएट्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी। और डेफिशिएंसी कैसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो जानने की कोशिश करते हैं। वो क्या क्या है? कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जब सरकार कंट्री के अंदर ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करती है ना, तो उनको फॉरेन से मशीन्स मंगवानी पड़ती है, टेक्नोलॉजी मंगवानी पड़ती है, रॉ मटेरियल्स मंगवाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सेसिव इंपोर्ट के चक्कर में बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज हमारे हाथ से चला जाता है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है। पहला केस तो ये है। दूसरा है बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं बिजनेस के अंदर, कभी अप कभी डाउन, बिजनेस में साइकिल्स चलते रहते हैं। उस साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की वजह से कभी हो सकता है सरप्लस आ जाए, कभी हो सकता है डेफिसिट आ जाए। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अगर महंगाई ज्यादा है तो महंगाई ज्यादा होने के चक्कर में क्या होता है? महंगाई ज्यादा होने के चक्कर में प्रोडक्ट महंगा बिकेगा, महंगा बिकेगा नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं फॉरेन में कोई, तो आपका एक्सपोर्ट कम, एक्सपोर्ट कम तो इंपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट ज्यादा, क्योंकि इंडिया में महंगा मिल रहा है तो फॉरेन से मंगवाओगे तो अल्टीमेटली डेफिशिएंसी आ जाएगी। चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए तो काफी हद तक ये रिलेटेड है इन्फ्लेशन से। मान लो एक्सपोर्ट करते हो, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, महंगाई बढ़ चुकी है, आपके पास पैसा है नहीं, ठीक है, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका चेंज हो चुका है। एक्सपोर्ट आप करोगे तो महंगे में एक्सपोर्ट करोगे, महंगे में खरीदोगे तो सामने वाला खरीदेगा नहीं, अल्टीमेटली सेल्स डाउन। डेट बर्डन बढ़ना, डेट बढ़ गया तो उधारी बढ़ गई, उधारी बढ़ गई तो ब्याज बहुत ज्यादा है, ब्याज ज्यादा है तो अल्टीमेटली डेफिशिएंसी। और पॉलिटिकल कंडीशंस, अगर पॉलिटिकल कंडीशन अनस्टेबल है ना किसी कंट्री की, तो वहां पे क्या है, उसकी रुपी की जो प्राइस है या जो उसकी करेंसी है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती। स्टेबल नहीं होने की वजह से करेंसी गिरती जाएगी, और जितनी ज्यादा करेंसी गिरती जाएगी फॉरेन एक्सचेंज उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा आपके सामने, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेफिशिएंसी बढ़ सकती है। अब सरकार को क्या एक्शंस लेने चाहिए इसको करेक्ट करने के लिए? सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को प्रमोट करो, एक्सपोर्ट पे डिस्काउंट दे दो, टैक्स बेनिफिट दे दो, ताकि एक्सपोर्ट लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही फॉरेन से फंड्स आएगा, उतना ही सरप्लस होगा, और सरप्लस होगा उतनी ही उधारी चुकेगी, कंट्री की पोजीशन उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी। डेप्रिसिएशन, जब कुछ ना दिखे, ठीक है, तो करेंसी को डेप्रिशिएट कर दो। डेप्रिशिएट कर दोगे करेंसी को तो करेंसी की वैल्यू कम, वैल्यू कम तो लोगों को सस्ती पड़ेगी, सस्ता पड़ेगा अगर आपकी कंट्री से सामान तो लोग आपकी कंट्री से परचेज करेंगे। चाइना ने क्या किया? यही तो किया। चाइना में जब बीओपी डेफिशिएंसी हो गई थी तो चाइना ने एक्शन लेके अपनी करेंसी को जस्ट हाफ कर दिया। अब सोचो, चाइना की करेंसी इंडिया के मुकाबले 20 रुपए थी, वही करेंसी 10 रुपए बढ़ गई, मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके ऊपर गए आधी रेट के। तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन से क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, और 1 से 2 महीने के अंदर उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया। इंपोर्ट कंट्रोल, अगर आपको लगता है कि लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट कंट्रोल कर दो। इंपोर्ट कंट्रोल का एग्जांपल है आपकी गाड़ियां, कार के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा रखी है, जिसकी वजह से फॉरेन से लोग गाड़ियां इंडिया में इंपोर्ट नहीं करवाते। मतलब इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन में से 0.1% लोग भी ऐसे नहीं है जिनके पास गाड़ियां हैं और उन्होंने फॉरेन से मंगवाई है। 0.1% लोग भी ऐसे नहीं है जिनके पास कार है और उन्होंने फॉरेन से मंगवाई है कार। आप सोचो, फॉरेन से गाड़ियां मंगवाते ही नहीं है लोग, ठीक है, गाड़ियां कहां से यूज करते हैं? इंडिया की ही परचेज करते हैं, फॉरेन से गाड़ियां मंगवाते है ही नहीं, ठीक है। अभी रिसेंटली मुकेश अंबानी ने गाड़ी मंगवाई है फॉरेन से, ठीक है, तो वो मंगवा रहे हैं कि उनको पता है कि उनको 2 करोड़ की गाड़ी चाहिए तो 6 करोड़ की पड़ेगी, क्योंकि टैक्सेस इतने लग जाते हैं। तो 2 करोड़ की चीज 6 करोड़ में आप इंडिया से खरीदोगे ना, 2 करोड़ की गाड़ी खरीद के इंडिया से ही खरीद लोगे, ठीक है, 2 करोड़ की गाड़ी 6 करोड़ में पड़ेगी, अच्छा लगेगा आपको? अपन तो नहीं कर सकते। इसीलिए एक्सचेंज कंट्रोल करना ताकि आपकी करेंसी को खरीदा जा सके कम, ठीक है। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यू करना। डिवैल्यूएशन मतलब क्या हो गया? करेंसी को कम कर देना, वैल्यू कम कर देना, जैसे चाइना का एग्जांपल दिया था। और लास्ट आता है रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, इंडिया से इन्फ्लेशन को, कंट्री से इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करना ताकि महंगाई कम हो, महंगाई कम हो तो एक्सपोर्ट सस्ता होगा, सस्ता एक्सपोर्ट होगा तो अल्टीमेटली कंट्री को फायदा मिलेगा। ओके फाइन, ये हैं कुछ ऐसे मेजर्स ताकि आप डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कर सको। ये जो डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के मेजर्स है ना,
ये वो मेजर्स हैं जिससे आप डेफिसिट बीओपी को खत्म कर सको। सरप्लस इज नॉट अ प्रॉब्लम, डेफिसिट बीओपी इज अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, ठीक है, कोई डाउट? चलो वाइंड अप करते हैं, एक लेक्चर और बचेगा इसका, फिर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर।